बार देख अच्छा हीरो ठीक है, लेट अस बिगिन नाउ। क्या बताया था लास्ट टाइम, बोलो मैकेनिज्म पे कर रहे थे कि नहीं क्वेश्चन, और आईटीजे एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन किए थे। हाँ ये थे मार्क्स निकाल लो, क्यों एडवांस में ठीक है। आईटीजे एडवांस से कुछ क्वेश्चंस किए थे कि नहीं बताओ। और मैकेनिज्म भी देख लिया था। मैकेनिज्म में क्या बताया था, स्लोएस्ट स्टेप के बारे में बताया था कि नहीं, आरडीएस। तो हेडिंग डालेंगे आज हम मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर ए से डी जाना है ना, और ए से पहले बी गया, फिर बी से सी गया, और सी से डी, और इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 है, तो बताओ। और ये स्लोएस्ट स्टेप है, मान लो यार स्टेप क्या है ना, आरडीएस है। तो हम कैसे लिखेंगे रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए, R इज इक्वल टू K2 इंटू बी लिखेंगे कि नहीं। और फिर हम क्या करते थे, इसको एलिमिनेट करते थे और ए के टर्म में ले आते थे, है ना, 2-3 इक्वेशन जो भी दी होती है इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बनता था इस टाइप की रिएक्शन में। ये मैकेनिज्म में मैंने बताया था। अब हम थोड़ा एक लेवल आगे जाते हैं, ठीक है, मिटा दे ये, आपको पता है ये बात। अब हम कुछ नया कुछ करते हैं। तो मान लो ए से बी बन रहा है, क्या एक मैकेनिज्म हुई, मान लो कोई रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म लिख रहे हैं, ये स्टेप 1 है भाई। कोई रिएक्शन हुई होगी है ना, उसकी स्टेप 1 दे रखी है ये, और स्टेप 2 आपको दे रखा है कितना, 2A। देखो मुझे मालूम है तुम लोगों में से कौन करता है वो, कुणाल आप बच के रहना, मैं बता दे रहा हूँ, बाहर चले जाओगे। आज मैं 100% निकाल दूंगा, एक बार भी आवाज आई तुम और तुम दोनों निकल जाओगे, ठीक है, बाहर फाइनल है। एक भी कोई भी आवाज करेगा तो मैं निकाल देंगे, इसलिए तुम लोग रेडी रहना। और तुम लोग भी, फिर सबको निकाला जाएगा एक एक करके, हाँ समझ लेना। फिर तो आज करो जरा आवाज, उसके बाद देखो क्या किया जाता है तुम्हारे साथ। अब देखो इधर स्टेप 1 दिया हुआ है, स्टेप 2 दिया हुआ है, पूछा है व्हाट इज माइनस DA बाय DT, मतलब क्या बोला है बताओ, रेट पूछा है, मतलब ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और ये क्या है, ये कोई रिएक्शन है या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, समझ रहे हो। तो मैकेनिज्म है ये, इसके लिए आप कैसे करोगे सॉल्व, देखते हैं। मैकेनिज्म जब दिया हो और तब पूछा हो ये, तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखता माइनस DA बाई DT, ये बताओ क्या लिखता, बताओ। K1 इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन आया ना, और इस नीचे वाली रिएक्शन के लिए मुझे लिखना होता तो मैं लिखता माइनस हाफ DA बाई DT इज इक्वल टू क्या, K2 इंटू A का क्या स्क्वायर रेट है ना। अब क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल स्क्वायर कैसा रह सकता है, एलिमेंट्री स्टेप है ना, एलिमेंट्री में ऑर्डर और वो, हाँ ठीक है। और तो ये बताओ DA बाई DT क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स K2 इंटू A स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, देख लो अच्छे से देख लो भाई, कोई डाउट और नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताओ यहाँ पे नेट, ये हमें इन दोनों का सम, अगर हम इन दोनों का ऐसे सोचे कि नेट निकालना है अब ये, तो कैसे करेंगे, इसको हम नेट बोल देंगे, यानी कि माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू, सुनो इधर, यहाँ पे क्या है K1 है, और यहाँ क्या है 2K, तो इन दोनों का सम हो जाएगा ना ये। मैं ऐड नहीं कर रहा इन दोनों को, मैं बोल रहा हूँ नेट अगर निकालना होता तो मैं बोलता, क्योंकि देखो ये मैकेनिज्म का पार्ट है, ये रिएक्शन नहीं है, मैकेनिज्म है, रिएक्शन की मैकेनिज्म है, ओवरऑल रिएक्शन नहीं है ये। तो जब, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले इंडिविजुअली निकालते हैं, और उसके बाद जब लिखते हैं तो इसको और इस टर्म को क्या कर देंगे, ऐड सिंपली, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, K1A प्लस क्या 2K2 A स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर, हमें ये निकालना था, ठीक है ना। हम सिर्फ इस साइड वाले को ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस टेक केयर कर चुके हैं, माइनस इधर भेज चुके हैं, समझ रहे हो, नहीं तो माइनस उधर लगाना पड़ता अपने को,
तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर, ये नोट कर लो। ये अब आपको आगे इस टाइप के कुछ चीजें मिलेंगी, इसलिए आपको ये आना चाहिए अच्छे से कैसे करते हैं। लिख लो। आ रहा है सब में? तो ये मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन पे इस टाइप के कभी कभार तुमको क्वेश्चन देंगे। ये माइनस डी ए बाई डी टी कैसे निकाला है? ओवरऑल के लिए निकाला है या इन दो स्टेप्स को देख के? दो स्टेप्स को देख के ओवरऑल के लिए निकाला है। क्या बोलेंगे? यानी कि इसकी मेन रिएक्शन जो भी हो रही होगी उसमें ये, उसके लिए ये एप्लीकेबल है ना। उसमें ए रहा होगा, डिसअपियर हो रहा होगा, तो वो डिसअपियर जब हो रहा है तो अल्टीमेट आंसर क्या आना चाहिए? मैकेनिज्म देख के हम बता सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी रादर देन नोइंग द एक्चुअल रिएक्शन। ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक टेक्निक बना ली कैसे निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मिटा रहा हूं मैं। ये तो हो गया नहीं, ये तो इजी हो गया। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लो ए से बी बन रहा है इधर, और फिर ए से सी भी बन रहा है और ए से डी भी बन रहा है। और मान लो K1 K2 इसके लिए रेट कांस्टेंट, K3 K1 K2 K3 क्या है? रेट कांस्टेंट। ये कंसेक्यूटिव रिएक्शन दिख रही है या पैरेलल रिएक्शन दिख रही है? पैरेलल है ना, मतलब ए से बी, ए से सी, और ये तीनों पैरेलल ही बन रहा है। तो माइनस हमें निकालना क्या है? माइनस डी ए बाई डी टी पूछा है आपसे, फाइंड दिस। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले इस रिएक्शन ए से बी की बात करते हैं ना। ए से बी के लिए क्या हो जाएगा? K1 है, और ए से सी के लिए क्या हो जाएगा? K2 इंटू ए और प्लस K3 इंटू ए, है ना। इस माइनस डी ए बाई डी टी, देखो आ गया आंसर, यही आंसर। लेकिन इसको और अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये कॉमन है, ये को ब्रैकेट में ये अलग कर लो, और ये K1 प्लस K2 प्लस K3। समझ में आ गया? तो पैरेलल रिएक्शन के लिए ये हमेशा ट्रू होता है। बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद है तुम्हें? फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था? यहाँ पे K आता था एक, तो ये K इक्विवेलेंट जैसा हो गया ना, K इक्विवेलेंट जैसा दिख रहा है। समझ में आया? तो पैरेलल में कुछ नहीं, बहुत आसान होता है, जो भी हो उसका इक्विवेलेंट ऐड करके लिख देते हैं। कैपेसिटर पढ़े हो फिजिक्स में? अच्छा, उसमें होता था जो पैरेलल इक्विवेलेंट जो होता है, तो उसमें क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है ना। उसी तरह यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो K इक्विवेलेंट है। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन अपना, इजी है, ये मिटा दें। तो इतना तो आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि भाई कैसे निकालते हैं, किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, और उनका डीए, ये क्या मैकेनिज्म है कि क्या है? ये डायरेक्ट है, एलिमेंट्री रिएक्शंस दिए, 3 एलिमेंट्री रिएक्शंस है। देखो ये सब जो कर रहे हैं सब एलिमेंट्री के लिए एप्लीकेबल है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इतना आपको आना चाहिए। अब लिख लो हेडिंग, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। अच्छा मान लो एक और दे देता हूं, मान लो यहाँ पे ए से बी बन रहा होता और बी से सी, तो ये कैसे रिएक्शन होगी? कंसेक्यूटिव होगी, है ना। तो इसके लिए माइनस डी ए बाई डी टी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ट्राई करना, सोचना, है ना। मैं तुम्हें बता दिया, अब तुम टेक्निक बता दी है। सर सिर्फ K1 ऑफ यही होगा ना? क्या? सोचो सोचो, अरे सोचो, सोच लिए? क्या है? K1 by K2 है।
K1 है हैं? K1 है हाँ। अभी करते वो कंसेक्टेड, ये पैरेलल समझ में आ गया। अच्छा ये बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, मैंने आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं। निकल जाओ, आओ भागो यहाँ से, क्यों आवाज कर रही है ये, क्यों आवाज ऐसे चली आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? बंद करो, निकलो यहाँ से। हाँ एक चीज और बता दूं, पहले थोड़ी सी और बातें करते हैं। मैकेनिज्म समझ में आया क्या? अब हम बात करेंगे कुछ चीजों की और बातें करेंगे, तब हम उस वाली एंटर करेंगे वर्ड में, ठीक है? अभी रुक जाते हैं वहां पे। मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ, फिर जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, उसमें ये सब डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है? पीसीआर, पीसीआर मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या लगता है भाई क्या होती होंगी? बोलो। हाँ, सर्टेन रिएक्शंस जब किसी सब्सटेंस पे लाइट पड़ रही है मान लो, है ना, तब ये अकर कर रही है, तब ये प्रोडक्ट बना रही है, समझ रहे हो? तो जब उन सब्सटेंस पे क्या बना, लाइट पड़ा, तब वो प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे HCl, H2 और Cl2 में टूट रहा है लाइट की प्रेजेंस में, है ना? तो वैसा ही कुछ समझ लो, फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब फोटो की वजह से केमिस्ट्री हो रही है, फोटॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, Hν। तो Hν की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है, यानी कि AB मान लो है ना, और वो Hν की प्रेजेंस में AB स्टार बन रहा है, स्टार मतलब एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है, तो क्या हो गया, इस टाइप की रिएक्शन क्या बोलेंगे, समझ में आ गया? तो इसमें पीसीआर में जो है, एक चीज और बता दूं पीसीआर के बारे में, ये बता दूं कि डेल्टा जी जनरली क्या होता है रिएक्शंस का होने के लिए, स्पॉन्टेनियस नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं? बट ऐसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, तो फोटो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। और दूसरी चीज, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, किस पे करती है इसकी रेट? रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग, एंड कभी कभार टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, बट टेम्परेचर पे कम डिपेंड करती है ना, लेस डिपेंडेंस, और इंटेंसिटी पे मोर डिपेंडेंस। कभी कभार ऐसी रिएक्शंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, मोर डिपेंडेंस, कभी कभार, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। समझ में आया? तो किन चीजों पे डिपेंड करती है जनरली? रेट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग, है ना, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, और टेम्परेचर पे भी कभी कभार डिपेंड करता है पर कम करता है, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट कुछ खास नहीं बढ़ता है, और कंसंट्रेशन से भी कभी कभार फर्क पड़ता है। तो किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, तो क्या होगा, रेट ज्यादा हो जाता है। मतलब लाइट जब पड़ रही है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे, तो क्या हो रहा है, रिएक्शन रेट बढ़ जा रहा है, ऐसे केस में भी रेट बढ़ता है। तो ये पीसीआर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब लैम्बर्ट तो साइंटिस्ट है जिन्होंने फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे लॉ दे दिए, लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है? ये क्या कहता है, किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर रिएक्टेंट्स प्योर सॉलिड फॉर्म में है ना, और प्योर सॉलिड्स, अगर रिएक्टेंट प्योर सॉलिड फॉर्म में, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा उनके? हाँ, नहीं करेगा ना भाई। So rate has been found to depend only on intensity of light. ये लैम्बर्ट लॉ है बस। एक बियर करके भी इसका फ्रेंड था, आपका फेवरेट टर्म, ये तो याद ही रहेगा लॉ। नहीं, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, कितना कंसंट्रेटेड है। क्यों, तुम लोग को यही तो चाहिए, कंसंट्रेटेड। तो बताओ रेट, इसके लिए क्या बोला, इंटेंसिटी के साथ क्या लगा दिया, सी भी लगा दिया, कंसंट्रेशन। ये हो गई बियर्स लॉ भाई, उसको तो कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा ना, अभी तो मजा आएगा तुम्हें।
इसी क्वेश्चन में लिखो IITJEE 2001। Yes, sir. इस टॉपिक से भी सवाल आ चुका है IITJEE में, क्वांटम सॉरी ये फोटोकेमिकल रिएक्शन से, ठीक है। IITJEE में सवाल आ चुका है इस लॉ पे, बीयर्स लॉ पे, कैसे, या लैम्बर्ट लॉ, देखते हैं कौन सा लॉ लगता है अभी। तो IITJEE में क्वेश्चन क्या था देखते हैं कि AB से प्लस h न्यू गिव्स AB स्टार, और I इंटेंसिटी दी हुई है लाइट की, और C क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB, और I इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये दे रखा था। पूछा था, क्या पूछा था भाई, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB स्टार, क्या पूछा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, AB स्टार एक्साइटेड स्टेट में AB है, तो वो किस पे डिपेंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to, is directly proportional to, चार ऑप्शन है। पहला है C, फिर I, फिर I स्क्वायर, और फिर CI, CI है ना। कोई कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, AB solid. अब इन्होंने तो बोला नहीं है AB सॉलिड है, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं था। इन्होंने बोला था if I is the intensity of light absorbed and C is concentration of AB for a photochemical process, the rate of formation। तो अब कॉन्सेंट्रेशन दे दिए तब तो फिर बियर्ड लॉ है ना। तो ये यार डायरेक्ट क्वेश्चन, ये लॉ पे दिखने में डरावना लग रहा था, पेपर में है बड़े घंटे। अनफॉर्चुनेटली ये एनसीईआरटी में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये बुक्स में मिलता नहीं है जनरली, तो पास्ट ईयर के पेपर्स करोगे तभी आपको क्लियर होता है। अब ये क्योंकि लैम्बर्ट और बियर्ड लॉ तो अवेलेबल है लेकिन बुक्स में नहीं मिलता है, आपको अगर ये पता हो तो आपने अभी बोलेंगे फॉर प्योर सॉलिड, मान लो बोल रहे अज्यूम AB इज अ प्योर सॉलिड, तब भी आंसर हो जाता। तो यही है भाई, और कुछ है नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे फोटोसेंसिटाइजर किसे कहते हैं, फोटोसेंसिटाइजर, ठीक है। फोटोसेंसिटाइजर क्या होता है बताओ, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन को क्या कर दे, एक्सीलरेट कर दे, क्या कर दे, हाँ इनिशिएट कर दे एक्चुअली, है ना, इनिशिएट्स PCR, जो इसको PCR को इनिशिएट करे विदाउट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, खुद ये रिएक्शन में पार्ट ले, मतलब कैटलिस्ट जैसा लग रहा है कुछ, बट ठीक है, PCR विदाउट टेकिंग क्या, पार्ट इन रिएक्शन। तो इस टाइप का क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसाइजर बोलते हैं इस मटेरियल को। एग्जांपल सबसे कॉमन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मतलब जब प्लांट अपना फूड वूड बनाता है तो क्या है फोटोसिंथेसाइजर, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक्ट्स एज फोटोसेंसिटाइजर। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जो फोटोसेंसिटाइजर, जैसे ये केमिकल, इसमें केमिकल में हमने क्या मिला दिया, इसमें फोटोसेंसिटाइजर मिला है, तो जब ये हेल्प करता है, इनिशिएट करता है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन, फोटोसेंसिटाइजेशन, ठीक है, इजी फिनोमेना को ये बोलते हैं। और ये एग्जांपल इसका है क्लोरोफिल, जो फोटोसेंसिटाइजर जैसा एक्ट करता है, ठीक है, इजी है। ये हो गया वो, लिख लो भाई जल्दी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटा देते हैं भाई, मिटा देते हैं इसमें, ठीक है। तो अब यहां तक हो गया। अब हम एक चीज और बची है, क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड, लिख लो क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड। एफिशिएंसी, ठीक है। क्यों भाई, किसके लिए, कौन सी रिएक्शन के लिए,
पीसीआर ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। समझ रहे मेरी बात? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, क्वांटम यील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं या क्वांटम एफिशिएंसी को फाई से। क्या लगता है एफिशिएंसी है, मतलब ये बता रहा होगा कि कोई चीज कितनी, मतलब रिएक्शन लाइट गिरने पे कितना एफिशिएंट है, यही तो बता रहा होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन, क्या लगता है, फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने गिर रहे होंगे। तो अगर फोटोन गिरने पे ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल रिएक्ट करे तो क्वांटम एफिशिएंसी ज्यादा। एक तरीके से रेट जैसा कुछ फील आ रहा है इसको देख के कि रेट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम फील्ड एक तरीके से रेट बता रहा है लाइट गिरने पे, ये तो बता रहा है, कोशिश कर रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा मतलब फोटॉन्स फॉलिंग ऑन दैट, क्या एब्जॉर्ब इन सेम टाइम। समझ में आ गया बात? Yes. तो बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो परसेंट जैसे बोला कि मान लो 10 रिएक्टेंट है और 20 फोटॉन्स है सेम टाइम में एब्जॉर्ब, 10 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट है और 20 फोटॉन सेम टाइम में एब्जॉर्ब हुए, तो क्या होगा? 0.5, मतलब 50% बोलेंगे, है ना, परसेंटेज में 50%। तो बस यही है क्वांटम यील्ड, और कुछ नहीं। ये बस बता दिया कि इस पे सवाल आ सकता है, क्योंकि जब बीयर्स लॉ पे आ गया सवाल तो इस पे भी आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं एडवांस में, ज्यादातर एडवांस में चांस। ठीक है, मिटा दें। अब आते हैं वापस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, और ये इसमें काफी इंटीग्रेशन और कैलकुलस मतलब काफी लगती है, बट हम लोग स्किप करेंगे आधी चीजें, क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस अपने पढ़नी नहीं है। हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब है, हमें किससे मतलब है ज्यादा? थोड़ा बड़ा बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन लगा रहे हो। पहला क्या है? रिवर्सिबल। पहली कौन सी रिवर्सिबल? हाँ बोलो, अरे रिवर्सिबल हुआ ना, पहली रिएक्शन कौन सी है? रिवर्सिबल, या इसको बोलते हैं अपोज्ड रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल और अपोज्ड रिएक्शंस। देखो होता क्या है, मान लो A से B बन रहा है और B से भी A बन रहा है, और ये मान लो कैसी रिएक्शन है? हाँ, रिवर्सिबल है ना। यस। तो एट एनी टाइम t पे अगर मैं मान लो मैं बोल दूं कि इस कंटेनर में इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन थी, बोल दूं 80, और इसकी क्या बोल दूं? BT बोल देता हूं, और इसकी ये क्या हो जाएगी? A नॉट मतलब क्या होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन इन कंटेनर, इनिशियल कंसंट्रेशन इन, तो कितनी है इनिशियल कंसंट्रेशन इन कंटेनर? 80 प्लस BT है ना। अरे ये पहले से हमने मान लिया कि ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन के अंदर जो A की कंसंट्रेशन है किसी टाइम t पे, या t इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियली मान लें। क्या मान लें? कंटेनर में क्या है पहले से? AT पड़ा हुआ और BT पड़ा हुआ है भाई, ये ऑलरेडी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो कुछ तो बना, जहां से हमने रीडिंग लेना चालू किया वहां से हम बता रहे उस टाइम से। t हटा दो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें अभी, ठीक है। हमने मान लिया, और ये A0 हमने बोला, A0 किसके बराबर हो गया फिर? ये क्यों? A0 किस टाइम पे होता है? t0 पे, यानी कि इनिशियली हमने मान लिया इसके A कंसंट्रेशन थी, इसकी भी कंसंट्रेशन, बस। तो हमने ऐसे बोल दिया है। अच्छा, B क्या हो जाएगा इससे? A0 माइनस A है ना, और तो B, अच्छा अगर इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा? B इक्विलिब्रियम, A0 माइनस A इक्विलिब्रियम है ना। यस। कौन सी बात भाई? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? B जो है जब ये कंज्यूम होगा या बनेगा, और ऐसे कुछ ना कुछ होता रहेगा, कंज्यूम होगा कभी बनेगा, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी। इक्विलिब्रियम पे मान लो B की क्या कंसंट्रेशन है? BEQ, और इसकी क्या है? AEQ। तो हमारा इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या हो जाएगा? BEQ। ये भी इक्वेशन वैलिड है, हाँ। तो अभी हम इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको अभी हम सेकंड मान लेते हैं। ये हम यूज करेंगे बाद में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, वो बिठा दें। यस सर।
तो ये देखो भाई, अब बताओ माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, बताओ सोचो। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नेट रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, चलो ये भी छोड़ो, रेट ऑफ रिएक्शन बता दो। किसी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होगा, है ना भाई। मान लो रिएक्शन चालू हुई, हमने फोटो खींच ली, और बैकवर्ड भी फिर चालू हुई होगी, जैसे जैसे बढ़ेगा तो किसी टाइम पे इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, आर एफ माइनस आर बी, वही नेट रेट है, नेट रेट है। आर एफ क्या है बताओ, ये हमारी एक इक्वेशन है, और हमें अब इससे आर एफ निकालना है। आर एफ क्या हो जाएगी बताओ, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, के एफ इंटू ए, वेरी गुड। और आर बी क्या हो जाएगी बैकवर्ड के लिए, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूं दो पार्ट्स में, ए से बी और बी से ए, तब हमें ये मिल जाएगा। इसके लिए ये आ जाएगा रेट फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड को हमने ऐसे लिख दिया, तो के बी इंटू बी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के टर्म्स में होता है ना रेट टर्म। तो बस ये हमने यहां से निकाला, तो हम इसमें यहां डाल देते। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके डिसअपीयरेंस के बराबर भी होगा, ए के, और बी के किसके बराबर होगा, अपीयरेंस के। तो हम अभी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के टर्म में लिख देते हैं, यानी कि आर को लिख दिया माइनस डी ए बाई डी टी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू के एफ ए इंटू माइनस के बी बी, यस और नो, यस। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, इसको हमने थर्ड मान लिया। पक्का दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। So minus क्यों दिया KB और B से? वो दिया है ना माइनस, Okay. इस इक्वेशन में हमने ये डाला ना, हाँ। इस इक्वेशन से ये आया ना, इंप्लाइज से क्या है, इंप्लाइज मतलब इस इक्वेशन से आ रहा है, हाँ या ना। Yes. तो के एफ ए माइनस के बी बी, यहाँ वाली ये वैल्यू यहाँ डाली, ये वैल्यू यहाँ डाली, है ना। अब देखो ये थर्ड, अब हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 in 3, सब्स्टिट्यूट जब करो 1 in इसमें, 1 कौन सी है भाई, ये वाली, और थर्ड कौन सी है, ये वाली, इसको उठा के बी की जगह डाल दो। तो हमें मिल जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, के एफ ए माइनस के बी ए नॉट माइनस ए, आया ना। ठीक है, अब इसको और ये थोड़ा और अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। इसको थोड़ा क्या लगा ले, नींबू नमक मिर्च वगैरह सब लगा के बढ़िया से मिक्स कर ले। के एफ ए माइनस के बी ए नॉट प्लस क्या हो जाएगा, के बी ए, है ना। और इसको और सॉल्व करें अगर, तो के एफ ए को अलग कर ले कि नहीं, तो के एफ प्लस के बी इंटू ए, है ना, माइनस के बी ए नॉट, यस और नो। यहां तक कोई दिक्कत। अब बताओ मुझे, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्या लगता है, इक्विलिब्रियम पे क्या चीज होने वाली, दो चीजें होने वाली है। एक तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ए इक्विलिब्रियम के, बी किसके बराबर हो जाएगा, बी इक्विलिब्रियम के। और ये जो रेट है इक्विलिब्रियम पे, क्या ये चेंज होगा, नहीं। तो ये टर्म का चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, है ना, ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि a बिकम्स कांस्टेंट, तो माइनस डी ए बाई डी टी टर्म भी जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। समझ में आया। अब यहां डालो जरा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंचेगी, इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे जीरो डालो, क्या मिल जाएगा, यहाँ जीरो डालोगे इधर, जीरो इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू ए, है ना, माइनस के बी इंटू ए नॉट, यस और नो। तो इसको सॉल्व करो, के एफ प्लस के बी इंटू ए इक्वल टू दिस हो जाएगा, या अपॉन, चलो ऐसे लिख देते हैं, के एफ प्लस के बी इंटू ए इक्वल टू के बी इंटू ए नॉट, हाँ है ना। इक्विलिब्रियम यहाँ डालेंगे, अब यहाँ पे EQ डालेंगे, सही है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हम कंसंट्रेशन मान रहे हैं, क्योंकि कुछ अलग होगी ना कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। अब देखो, तो के एफ प्लस के बी बाई के बी क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई क्या हो जाएगा, ए इक्विलिब्रियम, सही है क्या, देख लो एक बार। ठीक है, अब इसको अगर हम और सॉल्व करें, के एफ बाई के बी प्लस 1 लिख सकते हैं, और 1 उधर भेजा तो के एफ बाई के बी किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट बाई दिस माइनस 1। मैं कर देता हूं, ये देखो, के एफ बाई के बी
इज इक्वल टू लिख सकता हूं ए नॉट बाय ए इक्विलिब्रियम माइनस 1 देख लो हाँ। क्योंकि kf बाय kb प्लस 1 आया होगा क्योंकि kb बाय kb भी है। अरे एलसीएम अलग कर दिया तो 1 आ गया 1 को उधर भेजा तो ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करो इधर देखो kf बाय kb किसके बराबर आएगा ए नॉट माइनस ए इक्विलिब्रियम बाय ए इक्विलिब्रियम यस और नो। अब ए नॉट माइनस ए इक्विलिब्रियम क्या था समझ रहे हो ए नॉट माइनस ए इक्विलिब्रियम वहां पे क्या था तो वहां बी इक्विलिब्रियम डाल दें यहां लिख देते हैं यहां जगह है देयरफॉर kf बाय kb किसके बराबर हो गया b इक्विलिब्रियम अपॉन a इक्विलिब्रियम और b इक्विलिब्रियम बाय a इक्विलिब्रियम तुम्हें मालूम है अच्छे से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा क्योंकि a और b जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो ये k इक्विलिब्रियम क्या होता है b बाय a का ही तो रेशियो होता है और वही आ गया b इक्विलिब्रियम बाय इक्विलिब्रियम तो ये किसके बराबर हो गया kf बाय kb k q मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ये हमें याद रखना है रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गया किसके लिए रिवर्सिबल या अपोजिट रिएक्शन ठीक है नोट कर लो तो ये पहली टाइप की रिएक्शन की टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन में रिवर्सिबल और अपोज्ड एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप में जो अगर करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है डेरिवेशन बट तुम्हें रिजल्ट से मतलब होना चाहिए ज्यादा यू मेमोराइज दिस रिजल्ट फॉर रिवर्सिबल और अपोज्ड रिएक्शन आईआईटी जेईई एडवांस में आ चुके क्वेश्चन पैरेलल या कंसेक्यूटिव रिएक्शन में भी तो वो भी करेंगे अभी ठीक है खुश कल अगर आज ये हो जाएगा चैप्टर कल छुट्टी वो देखेंगे अगर हो गया चैप्टर आज तो कल छुट्टी कर देंगे ठीक है हो जाएगा मुझे लगता है आज हो जाएगा आधा घंटा और लगेगा मेरे ख्याल से मोस्ट हाँ अभी तो टाइम है 1 बजे तक है ना हाँ हो जाएगा मतलब एक सवाल भी लगाना है ना ये थोड़ा सिर्फ इसको सॉल्व करना सवाल भी करवाना ठीक है मिटा दे नहीं सर हाँ सर सर टाइम वीडियो बीच में ये बीच देंगे वो सर वन ठीक है सेल्फी खींचना टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन में पहला हमने कर लिया है कि नहीं देख लो एक बार ये डेरिवेशन का क्वेश्चन है हाँ डेरिवेशन का क्वेश्चन है डेरिवेशन पे क्वेश्चन है मतलब क्या है ये क्या बात कर रहे हो नहीं बेचारा मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी देखते हैं दूसरा कौन सा है बोलो कंसेक्यूटिव बात क्यों कर रहे हो कंसेक्यूटिव या क्या बोलो सीक्वेंशियल एलिमेंट्री रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या हुआ सीक्वेंशियल या इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ए से पहले बी बने और बी से क्या बन जाए आया ना बोलो ये मतलब हुआ कि ए से बी बने और बी से सी बन जाए बताओ ए की कंसंट्रेशन क्या होगा इसमें लगातार बढ़ेगी घटेगी घटेगी ना? और सी की लगातार क्या होगा बढ़ेगी। और बी का क्या होगा इक्विलिब्रियम पहले बढ़ेगा फिर पहले बढ़ेगा क्योंकि बी बनेगा जब पहले ए से बी बनेगा तो बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ग्राफ ऐसे जाएगा और समय के बाद ऐसे ए का ग्राफ ऐसे और सी का ग्राफ ऐसे समझ रहे हो मेरी बात आईआईटी जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ ठीक है क्वेश्चन पूछा गया है एडवांस ग्राफ ठीक है अभी देखेंगे अभी वो सब देखेंगे आगे पहले इसको वो ग्राफ अभी मत बनाओ ग्राफ अच्छे से बनवाएंगे टी टाइम अभी निकलवाएंगे कुछ बी मैक्स की वैल्यू तब हम तुम्हें वो करवाएंगे बताओ ए से बी बना बी से सी बना मान लेते हैं अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर क्या माना क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर ही सिलेबस में है इसके लिए ठीक है कौन सी रिएक्शन दोनों रिएक्शन ए से बी भी फर्स्ट ऑर्डर और बी से सी तो बताओ माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा इसके लिए K1 है ना ये फर्स्ट इक्वेशन
ये मिटा दे क्या? हाँ सर पूरा मिटा दो सर। मिटा दो। वेरी गुड। ये वाला नहीं। बहुत अच्छा। और बताओ माइनस dv बाय, इसको इक्वेशन 1 मान लो, माइनस dv बाय dt क्या हो जाएगा? यार t लगा दे क्या छोटा सा, है ना, t लगा दे, t लगाते जा रहे हैं, t मतलब एट एनी टाइम t है, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं, k1a माइनस k2b, ठीक है? अरे बताया ना, ये एक बार फॉरवर्ड मानो, एक बार बैठो, उससे ही आ जाएगा। ये अभी अभी हमने किया था मैकेनिज्म वाले कि कैसे निकालते हो, मैंने बताया हुआ है। अब माइनस डी सी टी बाई डी टी, डी सी टी बाई डी टी। अरे देखो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिसअपेयर हो रहा है कि अपेयर हो रहा है? अपियर होके जैसे अपेयर होके डिसअपेयर हो रहा है ना। हाँ। तो अपेयर जब हो रहा था तो ये पॉजिटिव रखा, और डिसअपेयर हो रहा है तो नेगेटिव रखा, ऐसा सोच लो। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट बताया तुमको डायरेक्ट निकालने के लिए, ठीक है? कंसेक्यूटिव रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ? सिर्फ K2C हो जाएगा ना, अरे K2B, सॉरी K2B, क्योंकि B इसके लिए रिएक्टेंट है। देखो C को सिर्फ इससे मतलब है, B से, और B को किससे मतलब है? सिर्फ A से। बट सॉरी, A को किससे मतलब है? B से। C को भी मतलब है B से, बट B को दोनों से मतलब है ना, हाँ। इसलिए B वाली इक्वेशन में दोनों आए। ये इक्वेशन 3। अब इंटीग्रेट करेंगे तीनों को। इंटीग्रेटिंग जब करोगे, इंटीग्रेटिंग क्या करते हैं? वेरिएबल सेपरेट करते थे कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर में? Yes. AT नीचे ले आते थे, DT उधर ले जाते थे, या और इंटीग्रेट मारते थे तो हमें भाई फर्स्ट ऑर्डर के ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या डिराइव हो गया? is equal to a नॉट इनटू e पावर माइनस kt होता था, यहाँ k1t डाल दिया। अरे ये तो फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट ऑर्डर में बताए थे, kt की जगह हमने क्या लिख दिया? k1t, क्योंकि यहाँ पे बस केवल अंतर है। ये तो हो गया, इसको इंटीग्रेट किया। अभी हमने इक्वेशन 1 को किया, इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो अब इंटीग्रेट करते रहना, मैं तो फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ, क्योंकि वो इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है। मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं मैथ्स के स्टेप्स उड़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि वो आपको डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, फाइनल रिजल्ट पूछेंगे। और आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k2 माइनस k1 इंटू e पावर माइनस k1t माइनस e पावर माइनस k2t। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? समझ में आ गया? ये a और b आ गए कि नहीं बताओ? और c निकालने के लिए क्या करोगे? so मतलब b not e raise हाँ, ये मिटा दो। so b not e raise to minus k2t लास्ट वाली इक्वेशन जो है वो तुम आराम से निकाल सकते हो, उसको इंटीग्रेट कर दो, तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर जैसा कुछ मिलेगा। अरे क्या मिलेगा देखो ना, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो अब क्योंकि ये b है, b है ना, ये क्या है? bt, at, यहाँ पे t लगा लो। ये bt जब नीचे जाएगा तो वेरिएबल थोड़ी ना c, ये तो डिफरेंशिएशन c के रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट थोड़ी ना है। तो b का जो टर्म है वो कांस्टेंट की तरह हो जाएगा वहां। तो वो जब इंटीग्रेशन करके जो आएगा आंसर, उसमें bt फिर सब्स्टिट्यूट करोगे गंदा वाला इक्वेशन, और फिर तुम्हें एक नया कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिलेगा, वो मैं लिख दे रहा हूँ साइड, ठीक है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं उसीलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये डेरिवेशन हमें नहीं है, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ। तो ct जो आना चाहिए आपका, ct जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? a नॉट अपॉन k2 माइनस k1। ये रटना है, देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद होना पड़ेगा कंसेक्यूटिव के लिए, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आता हो। अब वहां डिराइव थोड़ा करोगे एडवांस में बैठ के, तो ये रटने हैं, ये रिजल्ट रटना है, ये रिजल्ट रटना है b का, और c का भी रटना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रटना ही पड़ेगा। डिराइव कर सकते हो, टाइम है तो करो, इतना टाइम कहाँ होता है, तो याद कर लो ना डेरिवेशन कौन, इसीलिए मैं डेरिवेशन पे टाइम नहीं खर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे k2 इंटू क्या हो जाएगा? e1 माइनस e पावर माइनस k1t माइनस k1 इंटू 1 माइनस e पावर माइनस k2t, और ये ऐसे ब्रैकेट। समझ में आया? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट ऐसा ही है भाई, क्या कर सकते। ये किसका हो गया? ct। तो आपको ये भी इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो 3 इक्वेशंस याद कर लोगे कि नहीं बोलो? अगर ये 3 कर लिया तो सवाल इन तीनों पे डायरेक्ट कैसे आएंगे वो बता देता हूँ। एक इक्वेशन ये याद होनी चाहिए, एक ये और एक ये।
इन पे सवाल कैसे आएंगे अभी बताता हूं, इंपॉर्टेंट जो आ चुके हैं या आ सकते हैं। ये कहां से आ रहा है ये समझ में आया, इंटीग्रेशन करके आ रहा है और फिर सब्स्टिट्यूशन किया। इस वाले में क्या हुआ, इंटीग्रेट करके फिर बीटी को सब्स्टिट्यूट किया हुआ तो वो आया। ठीक है, तो वो हम स्टेप्स अवॉइड कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं है ना, हमें कौन सा इंटीग्रेशन करना है एडवांस। थ्योरी पेपर तो अब आता नहीं है, रिटर्न पहले होता था बहुत साल पहले, मेंस और स्क्रीनिंग और मेंस बोल दो। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया। अच्छा बताओ अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है, फाइंड टाइम, ऐसे बोलेंगे फाइंड टाइम व्हेन, मान लो टाइम को टी बोल दिया, कैपिटल टी, फाइंड टाइम टी व्हेन बी इज कांस्टेंट, बी इज मैक्सिमम, सॉरी बी इज क्या, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जिस पे क्या हो जाए मैक्सिमम। भाई ए से बी बनेगा कि नहीं, और बी से सी बनेगा, तो एक समय आएगा बी एकदम मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा, तभी तो सी में कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब जब ग्राफ ऐसे जा रहा है तो बी जब बन जाएगा मैक्सिमम, ये बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी कि नहीं, और उस पे जो टाइम है, टाइम का एक्सिस में वो टी है, है ना। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए तो हमें बेसिकली निकालना है क्या, ये टाइम का एक्सप्रेशन व्हेन इट इज मैक्सिमम बी। हम एक्चुअली दोनों निकालने वाले, टाइम तो निकालेंगे और फिर बी मैक्स निकालेंगे। पहले हमारा एम क्या है, टाइम निकालना, ऑल्सो फाइंड बी मैक्स, ऑल्सो फाइंड बी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस टाइम पे क्या है वो भी निकालो। ये क्वेश्चन अगर आ गया, और इस पे ही क्वेश्चन आएगा, देखना अगर आया तो ये फॉर्मूले अगर पता है तो वो आराम से निकाल सकते हैं। बताओ बी मैक्स निकालना है तो बताओ dB बाई dt, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें टाइम t निकालना है, b मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो, dB बाई dt 0 हो जाएगा। अरे मैक्सिमम मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर चुका है, तो उसका स्लोप क्या होगा, 0, है ना। यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, 0। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पे dB बाई dt 0, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, मैं कर नहीं रहा हूं, हाँ क्योंकि टाइम नहीं है, ये डिफरेंशिएट करोगे और पागल हो जैसे साइंटिस्ट बन के लैब कोट पहन के बाल वाले ऐसे कर करके जब तुम पागल हो जाओगे इसको करके, तब तुमको क्या मिलेगा, टी टाइम पीरियड। तो ये टाइम टू रीच, टाइम एट विच दिस अटेन्स मैक्सिमम, ये टी निकाल रहे हैं, तो उसका एक्सप्रेशन आ जाता है, याद रखना बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है 2.303 k1 माइनस k2 ln, या लॉग हो जाएगा, है ना, k1 बाई k2। तो ये काफी सिमिलर दिख रहा है, आसान सा है। ये हो गया टाइम व्हेन b इज मैक्सिमम, निकाल लिया तुमने। ठीक है, कहां से आया होगा, ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देख लेना तुम करके, घर पे ट्राई करते रहना, और टी स्मॉल टी की जगह क्या डाल देना, कैपिटल टी, समझ रहे हो। और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर उधर फेंक दो, 0 ही हो जाएगा। जो भी डिनोमिनेटर आएगा डिफरेंशिएट करके वो वाला 0 भेज देना उधर, तो तुम जब रीअरेंज करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया टाइम। अब हमें और क्या निकालना था, बी मैक्स। अब क्या करो, बी मैक्स निकालने के लिए क्या करो, टी की जगह क्या डालना होगा, जहां जहां ये टी लिखा है उसकी जगह ये गंदा वाला टर्म डालोगे, ये। अब हम तो डालेंगे नहीं, वो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो मैक्सिमम जो बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या करोगे, वो जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, मैं उसका देखो ये रटना है, इस पर दिमाग वाग नहीं लगाना। क्या आनी चाहिए मैं लिख देता हूँ, k1 इंटू a0 अपॉन k1 माइनस k2 माइनस k1, सॉरी k2 माइनस k1 इंटू ब्रैकेट में k1 बाई k2 टू द पावर k1 अपॉन k1 माइनस k2 होगा ना, k2 बाई माइनस k1, k2 माइनस k1 माइनस k1 बाई k2 टू द पावर k2 अपॉन k2 माइनस k1। ठीक है, ये पावर में k1 अपॉन k2 माइनस k1, और एक बार क्या k2 अपॉन k2 माइनस k1। ठीक है, दोनों। तो ये गंदा सा एक्सप्रेशन आया है, ये आपको रटना है बी मैक्स का। प्रैक्टिस कर लेना, मेंस में तो देखो नहीं आने वाला है ना, आएगा भी तो एडवांस में आएगा। टाइम भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, नहीं एडवांस का ही है ये सब,
ज्यादातर चांस एडवांस में ही है, मेंस में तो सिलेबस में ही नहीं है। और बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कंसेक्यूटिव एंड वो एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का एग्जांपल कर लेना, ठीक है। लेकिन एनालिसिस ऐसे नहीं की हुई है कुछ भी, तो ये आपको एनालिसिस यहीं पे मिल रही है। ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इसको ढूंढने मत लगना, बहुत मुश्किल से मिलती है सब चीजें। हायर बुक्स, हायर मतलब लेवल की बुक्स में होती है, इसलिए आपको जेई लेवल पे भी ये डेरिवेशन नहीं मिलती है जनरली, ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शंस समझ में आ गया। तो ये इनका सबसे टफ सवाल है, और एक ग्राफ वाला सवाल बन सकता है। देखो ग्राफिकल क्या, आप बोलेंगे प्लॉट द ग्राफ फॉर कंसेक्यूटिव इस रिएक्शन के लिए, ये दे देंगे, बोलेंगे इसका ग्राफ बनाओ, यहां बना दो, ठीक है। बोलेंगे ये रिएक्शन दी है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करो। तो देखो कैसे प्लॉट करोगे, ध्यान देना, आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछेंगे, व्हिच इज ट्रू। चार ऑप्शन देंगे, 4 ग्राफ, एक ऐसा देंगे, बताओ एक थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाएगी, और बी बढ़ेगा पहले और फिर घट जाएगा, है ना। ये बी का हो गया, ये ए का हो गया, और बी पे, बी मैक्स पे ये जो टाइम है ये क्या है, कैपिटल टी, और सी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सी ऐसे बढ़ेगा, ये सी का ग्राफ हो गया। समझ में आया? बस ये आपको ग्राफ याद रखना है। ये किसके लिए है, कंसेक्यूटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये आईटीजेई एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। कर लो। तो थोड़ा डरावने एक्सप्रेशन जरूर है, तो आपको याद क्या करना है, इससे हमें क्या सीखना है, यहाँ से एटी बीटी सीटी निकालो, टाइम पीरियड रटो और बी मैक्स, ये 5 चीजें याद होनी चाहिए आपको। मैंने इसकी पूरी डेरिवेशन भी करके दिखाई हुई है एक बैच में, लास्ट ईयर वाले बैच में, बट आई थॉट कि इतना इस साल ना करा जाए क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आना ही नहीं है तो फिर क्यों, बस सिर्फ फाइनल रिजल्ट आना है, तो फाइनल रिजल्ट और ये ग्राफ आना है, बस 5 रिजल्ट याद करो इस टाइप की रिएक्शन के लिए। अब ये क्या कर सकते हैं बोलो, ऐसे करने को तो ये और आगे बढ़ सकती है ना, K3 भी हो जाए, सीक्वेंस तो कितना ही बड़ा हो सकता है, बट वो हमारे को नहीं करना है। गुड न्यूज़, समझ में आ गई बात। फिर उसके लिए क्या होगा, एक और इक्वेशन बनती और सी की इक्वेशन चेंज हो जाती, फिर सी डी पे भी डिपेंड करता, तो फिर और कॉम्प्लेक्स है, डिप्रेशन में चले जाओगे तो। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है, हमें बस इतना ही करना है, ठीक है। मिटा दे। तो कंसेक्यूटिव और सीक्वेंशियल में इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, ये गारंटी है। ये इनका सबसे हाईएस्ट लेवल बन सकता है, जो यही बनेगा। क्या होगा, व्हाट हैपेंड, आर वी डन, व्हाट नॉनसेंस। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे, अभी तो। क्या बोल रहा हो, क्या सकती है तू, पैरेलल अब पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा बताओ, पहले हमने देखा रिवर्सिबल और ऑपोजिंग रिएक्शन, फिर हमने कंसेक्यूटिव या साइड रिएक्शन, साइड नहीं कंसेक्यूटिव या सीक्वेंशियल, और अब देख रहे हैं साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन का नाम क्या है, पैरेलल रिएक्शन या कंपीटिंग या कॉन्करेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ए से बी बन रहा है, एक साइड रिएक्शन ये हो रही है और इसके साइड में सी भी हो रही है, और भी हो सकती है, हमने 2 ले ली, और उसको कैसे एलैबोरेट करेंगे देखेंगे। तो मान लो इसका जो बनने का रेट कांस्टेंट है, क्या है इसका, क्या है, और इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, और t इक्वल टू t पे 80, और इसकी कंसंट्रेशन t इक्वल टू 0 पे कितनी है, b नॉट, और इसकी कंसंट्रेशन t इक्वल टू t पे कितनी होगी, bt। इसी तरह इसकी कंसंट्रेशन t इक्वल टू 0 पे c नॉट, और इसकी t इक्वल टू सब t पे ct। ये तो इजी है, कोई दिक्कत यहाँ तक देख लो। तो अब बताओ ये, अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ बोलो, हाँ माइनस डी ए बाई डी टी निकालते थे कि नहीं, बताओ माइनस डी ए बाई डी टी इसके लिए क्या होगा, हाँ K1 A प्लस K2 ये मैंने बताया था,
भाई Easy. इसके लिए भी रेट K1 है, इसके लिए K2 है, हाँ। तो ऐड कर देंगे दोनों को, हाँ। नेट d माइनस da by dt आ जाएगा, है ना, बताया था। Yes. अब क्या करो, ये आ गया है, अब इसको इंटीग्रेट कर, मतलब यहाँ 80 लगा देता हूँ छोटा सा b, है ना। अब इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे, Yes. इंटीग्रेट करोगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्या 80 नीचे चला जाएगा ना, हाँ सर 80 नीचे जाएगा, K1 प्लस K2 मिल जाएगा। अरे इसको ऐसे लिख लो, माइनस d80 अपॉन 80 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू dt आया ना, वेरिएबल सेपरेट कर लिया और माइनस को उधर भेज दिया। अब इंटीग्रेट कर लेना, जब इंटीग्रेट करोगे फर्स्ट ऑर्डर जैसा दिख रहा है ना ये, तो यहाँ k की जगह K1 प्लस K2 आ गया बस। तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे मिलने वाला है ln ऑफ 80 by a0, है ना। अरे जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मतलब हुआ, जीरो टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है a0 और t टाइम पे क्या हो जाएगी 80, तो वही करना है। तो ln 80 by a0 आ जाएगा क्या, माइनस kt लिखते थे कि नहीं वहां पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे K1 प्लस K2 t लिख देंगे, बस यही अंतर है, हाँ या ना। Yes. अरे इसको इंटीग्रेट करोगे तो वही मिल जाएगा तुमको, ठीक है। अब इसको और रीअरेंज करो तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, at इक्वल टू e पावर माइनस kt लिखते थे वहां पे, यहाँ क्या लिखेंगे K1 प्लस K2 इंटू t लिख देंगे, समझ रहे हो। यस तो ये हमारा 80 आ गया, हमने बोला था हमें क्या निकालना था 80, तो ये याद होना चाहिए पैरेलल के लिए 80 कैसे निकालते हैं। अच्छा मान लो एक और रिएक्शन होती है, सुनो मेरी बात, एक और रिएक्शन होती है, डी भी बन रहा होता, तो यहाँ फॉर्मूले बस क्या चेंज होता है, K1 प्लस K2 प्लस K3 आ जाता, बस n होते तो प्लस Kn तक चला जाता, बस यहाँ पे डिफरेंस आता है पावर में। इसी तरह Bt निकालना है, Bt निकालोगे इसी तरह सब सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर लोगे कि नहीं, तो मैं फाइनली लिख देता हूँ Bt क्या आना चाहिए, K1 इंटू a0 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू t, ऊपर में ये है ना, समझ में आ गया। और Ct भी निकाल सकते हैं इस तरह से, ये आ गया, और सीट ऑफ t क्या हो जाएगा बोलो, K1 इंटू K2 अपॉन K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू a0 इंटू 1 माइनस e पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू t, सब सेम है, बस यहाँ अंतर क्या है, K1 बाय K1 प्लस K2, यहाँ K2 अपॉन K1 प्लस K2, बाकी सेम है। तो याद करना काफी आसान हो गया, Ct भी याद। तो ये तीन फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए अगर आप इस टाइप के रिएक्शन ले रहे हो, तो यही आती है ज्यादातर। अच्छा मान लो अगर एक और होता, D होता, D भी बन रहा होता, तो K3 आ जाता वहां पे। Yes. तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या अंतर आता, बस डिनोमिनेटर में, यहाँ K3 ऐड करना, यहाँ भी K3 ऐड करना, इसी तरह यहाँ K3 ऐड करना, यहाँ K3, बस बाकी सब सेम रहेगा। फिर डी का हो जाएगा K3 अपॉन K1 प्लस हाँ बिल्कुल सही, D का क्या हो जाता फिर K3 अपॉन और उतने नंबर ऑफ टर्म्स, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो जितने भी पैरेलल चले सबका आंसर आप निकाल सकते हो इससे। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्म ABC का। अब इस पे क्वेश्चन क्या आएंगे देखते हैं, पहले ये लिख लो, इस पे क्या पूछा जाता है, क्या आ सकता है, वो सब देखते हैं। और मैं एक ट्रिक भी लिख के दे देता हूं। अच्छा मान लो यहां पे सुनो, यहां पे अगर x मोल लिखा होता, b बन रहा है, a से b नहीं बन रहा है, a से x टाइम्स ऑफ b बन रहा है, तो बस यहां पे x मल्टीप्लाई कर देना बाहर में, बस यहां पे x मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। और अगर c में भी यहां पे y बन रहा हो तो यहां y मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बचा है, तो वो भी हो गया। अब देखते हैं आगे, पहले यहाँ तक नोट करो फिर आगे देखते हैं। नहीं हो गया सर, ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या, रुको इधर, b बाई सी रेशियो पूछेंगे आपसे, ये जेईई एडवांस में पूछेंगे क्या, b बाई सी रेशियो बताओ, bt बाई ct रेशियो बताओ क्या आएगा, K1 बाई K2 आ जाएगा। आपको चार ऑप्शन दे सकते हैं, फॉर पैरेलल रिएक्शन लाइक दिस व्हिच इज ट्रू, तो एक ऑप्शन होगा द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ B and C is also equal to the molar concentration ratio of B and C, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। तो ये एडवांस के लिए एक और बात बता दी, कोई डिवाइड करोगे तो ये कट जाएंगे सारे टर्म, K1 by K2 आ जाएगा।
तो ये भी याद रखना है आपको कि बी और सी के बीच क्या रेशियो आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड के ऊपर। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? हाँ भाई तो चार चीजें इसमें याद होनी चाहिए। क्या भाई चार चीजें? ये तीन और ये। और यहाँ अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ y से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ भी y से करो, वो मैंने एक्स्ट्रा होता है। और वो फॉर्मूला डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? डिवाइड जब करोगे तो x और y भी अपेयर करेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो? फिर उस केस ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दें जरा पूरा मिटा दो, पूरा ये मैंने बस बता दिया, अब आगे देखते हैं। हाँ ये मिटा देते हैं। हेडिंग क्या है बताओ? मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ बी एंड सी। ये भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ बी एंड सी इस रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी बताया क्या, ए से क्या बन रहा है कि ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, ये पैरेलल रिएक्शन है ना? तो परसेंटेज यील्ड, मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ बी कैसे निकालेंगे? concentration of B at time t upon concentration of A consumed, concentration of A consumed। भाई जितना B के A के रिस्पेक्ट में B कितना बना वही तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन देगा, मैक्सिमम यील्ड। तो BT अपॉन कितना A कंज्यूम हुआ इनटू 100% आया ना? यस। और A कंज्यूम क्या होगा? A कंज्यूम कितना हुआ? वो होगा BT प्लस CT, समझ रहे मेरी बात? इनटू 100%। तो ये आ गया हमारा, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मतलब B और C का मैक्सिमम निकालना है, मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू इन दोनों का टोटल है ना? हाँ मोल फ्रैक्शन जैसे करते तो वैसे ही याद करने का तरीका बता दिया। ठीक है ना? ठीक है, यस सर। अरे ये कर लोगे ना? Yes, ये कैसे आया होगा? ये देखो यहाँ अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, है ना, 1 अपॉन दिस, समझ रहे हो? तो इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा K2 प्लस K1 अपॉन K2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CT प्लस BT अपॉन CT, है ना? तो ये तो आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ CT आ गया वो, है ना? उसका उल्टा, मतलब यहाँ पे अगर इसको फ्लिप कर दे तो मैं लिख सकता हूँ CT अपॉन BT प्लस CT विल बी इक्वल टू K2 अपॉन K1 प्लस K2, है ना? तो यहाँ पे जब मैं पुट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे वहां पे CT था, यहाँ BT है, BT में बस ऊपर में K1 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को रेट कांस्टेंट्स के टर्म में। समझ में आ रही है? और ये इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है, ये IT में आ चुका है, तो याद रखना। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड, वो क्या करेंगे? रेट कांस्टेंट देंगे और आपको बोलेंगे निकालो मैक्सिमम यील्ड, तो डायरेक्टली निकालना है, सोचना भी नहीं। और मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड ऑफ C निकालना है, तो क्या होगा? CT अपॉन A कंज्यूम इनटू, मतलब अपॉन BT प्लस CT लिख देता हूं डायरेक्टली, इनटू 100%। और यहाँ पे CT की जगह क्या डालोगे? K2, तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 इनटू 100%। ये फाइनल आंसर। यही IT में पूछा गया था, डायरेक्ट निकालना था। ठीक है, ग्राफ पूछा गया था उसका, तो ग्राफ भी बता दिया था कंसेक्यूटिव साइड का, और ये बता दिया। तो ये नोट कर लो, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म। अभी तो स्टार्ट हुआ था। हाँ ये सही कह रही है, 2 घंटे और चलेगा। सर उसके लिए लो, बता सर क्लास से उसके लिए लो। आप ओके ठीक है, क्लास done। आप ओके आज से ओके गुड फिर। तो इसमें बताओ मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका समझ गए? हां
बी और सी का निकालना था, हमें क्या करना, रेट कांस्टेंट के टर्म में निकालना। कितना आसान, सीधा आंसर रट लो। बी के लिए निकालना क्या, k1 अपॉन टोटल इनटू 100, k2 अपॉन टोटल इनटू 100। टोटल मतलब k1 प्लस k2 है ना। बस आसानी से कर लो, नोट कर लो ये फॉर्मूले पे। क्वेश्चन क्या आता है मैं लिख देता हूँ साइड में, अभी बता रहा हूं। अभी निकाल दिए जाओगे बाहर, हैं हिलते रह जाओगे, हिलना है तुम्हें। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। बाईसाइक्लोहेक्सेन, लिखो बाईसाइक्लोहेक्सेन, मैं लिख देता हूं पहले। बाईसाइक्लोहेक्सेन was found to undergo two parallel फर्स्ट ऑर्डर रीअरेंजमेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर, ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे एडवांस में। फर्स्ट ऑर्डर रीअरेंजमेंट्स full stop at 730 Kelvin. The first order rate constant for formation of cyclohexane was measured as 1.26 into 10 power minus 4 per second, and for the formation of methyl cyclopentene the rate constant was 3.8 into 10 power minus 5 per second. What is the percentage distribution of the rearrangement products? What is the percentage distribution of the rearrangement products? ये देखने में सवाल बहुत ही भयानक और डरावना सा है, बट है बड़ा मामूली सा। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आता है कि ये वर्ड क्या लिख दिया है, पैरेलल, तो बताओ बाईसाइक्लोहेक्सेन है हमारे पास, क्या है, तो यहाँ बाईसाइक्लोहेक्सेन ले लिया, और ये रीअरेंज कर रहा है किसमें, K1 इसका रेट कांस्टेंट और K2 दो डिफरेंट पैरेलल रिएक्शन चल रहे हैं। किसमें बोलो, एक बार साइक्लोहेक्सेन में रीअरेंज कर रहा है, बोला है ना, द फर्स्ट ऑर्डर दिस वाज, मतलब ये बनने का जो रेट कांस्टेंट है, और मिथाइल साइक्लोपेंटीन बनने का जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। अरे K1 K2 दे रखा है ना, K1 कितना है 1.26 into 10 power minus 4 per second, K2 कितना दे रखा है 3.8 into 10 power minus 5 per second। बस आपको निकालना है क्या, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड दिस, निकाल लोगे दोनों का मैक्स परसेंटेज निकालेंगे। हाँ, मैक्सिमम परसेंटेज निकालना है, वही मैक्सिमम ही निकालोगे ना। परसेंटेज ऑफ साइक्लोहेक्सेन विल बी K1 upon K1 plus K2 into 100%। परसेंटेज ऑफ मिथाइल साइक्लोपेंटीन K2, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आ जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा आंसर। देख लो, कर लोगे अब, बस यही करना है। तो एक मामूली सा सवाल, बट ये तभी आएगा जब आपको ये सब आता हो। अनफॉर्चुनेटली ये बुक में नहीं है, तो कोचिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोचिंग के नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक जगह सब मिल जाता है, इसलिए रेगुलर रहो, एब्सेंट नहीं, ठीक है। और आईटी से डरने की जरूरत नहीं है, एकदम मजाक है। जस्ट कुछ चीजें मेमोरी में डालनी है और कुछ चीजें लॉजिक लगाना है कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, बस और कुछ नहीं।
अब सॉल्यूशन हो चुका है, इलेक्ट्रोकेम हो चुका है, काइनेटिक्स हो चुका है। सॉल्यूशन पे आईटीजे मेन एडवांस एंड केवीपीवाई सब लगा डालो, हो गया, वेरी गुड। और इलेक्ट्रोकेम में भी कर लो और काइनेटिक्स में भी कर लो और खत्म कर दो अब उसको। छुट्टियां भी स्टार्ट हो रही है तो मुझे लौट के आऊंगा तो मुझे चाहिए पूरा खत्म, ठीक है। और डाउट्स और तो पूछ ही लेना जब चाहो, डाउट्स तो हम अवेलेबल है, पूछ लेना जब बैठते हैं ना उधर, फ्री आ जाना, डाउट पूछ या पहले से ही मैसेज कर दो, नंबर दो ही मैसेज कर दो, डाउट्स पूछ लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये नोट कर लो आज के लिए इतना। थैंक यू। काइनेटिक्स मजे करो काइनेटिक्स में।